हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी हमारा चल रहा है यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 वाला चैप्टर। यानी कि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके नंबर 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 5, 6, 7 और यहीं पे आज इस वीडियो का बिल्कुल ही एंड हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर का बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन में कहा है इन क्वेश्चन फोर्थ, यानी कि फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन दिया था, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। अगर तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमने नंबर फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या किया था। यहां पे हमने नंबर फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव करके दिखाया था कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। इस चीज को हमने नंबर फोर्थ में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो देखो इसने कहा है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, प्रूव करना है हर एक लाइन सेगमेंट का बस एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। ओके, तो इसने कहा है जैसे कि तुमने नंबर फोर्थ में तुमने प्रूव किया था कि एफ बी का एक मिड पॉइंट है सी, तो उसी तरह से तुम्हें बताना पड़ेगा कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। इस चीज को तुम्हें बताना है। ओके, तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले लिखो लेट सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं लेट करता हूं कि सी और एक डी पॉइंट होगा जो कि ए बी का मिड पॉइंट होगा। मैं इसको लेट करके यहां पे लिखता हूं। ओके, अच्छा अब देखो अगर सी और डी दोनों इसके मिड पॉइंट है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए बी। ओके, सॉरी ए बी नहीं, मैं यहां पे लिख सकता हूं ए टू सी एस सी, क्योंकि सी एक मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एस सी जितना होगा एफ बी का हाफ भी उतना ही होगा, क्योंकि सी तो एक मिड पॉइंट है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर सी एक मिड पॉइंट है तो एस सी जितना होगा एफ बी का हाफ करो उतना ही होगा, क्योंकि सी इसका मिड पॉइंट है। उसी तरह से एट डी कितना होगा, क्योंकि एट डी भी एक मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल होगा एफ बी के आधे के साथ। तो यहां पर मैं फिर से लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि C एक मिड पॉइंट होगा और D एक मिड पॉइंट होगा, इसीलिए AC जितना होगा AB का हाफ भी उतना ही होगा और AD जितना होगा AB का हाफ भी उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होता है तो ये चीज हम लिख सकते हैं और इस चीज को मैं नंबर फोर्थ में भी समझा चुका हूं। ओके, अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो। माइनस करने पे क्या आएगा, AC माइनस AD इस साइड में, और यहां पे क्या आएगा देखो, हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB। जब हम सेम सेम चीजों को माइनस करते हैं आंसर आता है 0। सिंपल, माइनस तो तुम्हें ये पता ही है, आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहां पे दोनों को माइनस करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब AC और AD दोनों के लेंथ इक्वल होंगे ना। अगर इक्वल नहीं होते तो 0 कभी नहीं आता। हो सकता है माइनस में नंबर चला आता, हो सकता है प्लस में 1 2 इस तरह से नंबर चला आता। यहां पे कुछ भी नहीं आया, 0 आया। इसका मतलब AC जितना होगा AD भी उतना ही होगा। या फिर तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, AC यहां पे रहा, AD इस तरफ चलाएगा तो ये हो गया AD। तो देखो यहां पे मिल गया AC जितना होगा AD भी उतना ही होगा, हमने यहां से निकाल दिया। तो इसका मतलब है C और D इज को इनसाइड, यानी कि C और D दोनों कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने लेट किया कि C और D दोनों मिड पॉइंट होंगे अलग अलग, तब जाके ये चीज हमें पता चली। तो इसका मतलब C और D कभी भी अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते। तो अगर C और D एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब हेंस एवरी line segment is only one midpoint। तो लो ये चीज हमारा यहां पे प्रूव हो गया, सिंपल। अच्छा अब देखते हैं नंबर 6 में, यहां पे क्या दिया है, AC इक्वल टू BD।
तो यहां पे हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, यहां पे दिया है ए टू सी इक्वल होगा बी टू डी के साथ। तो हमें यहां पे प्रूव करना है ए बी इक्वल होगा किसके साथ, सी डी के साथ। तो देखो इसने जो गिवन दिया है इसी को यूज करके हम यहां पे आंसर को निकालेंगे। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया है। ठीक है, देखो ए टू सी इक्वल होगा बी टू डी के साथ, इसने हमें ये गिवन दिया है। तो ए सी कैसे निकलता है जरा मुझे बताओ तो। ए सी कैसे निकलेगा, सिंपल, ए टू बी प्लस बी टू सी करूंगा तो ऐसे निकलेगा ना। तो ए सी को मैं लिख सकता हूं ए टू सी, सॉरी ए टू बी प्लस बी टू सी। अरे ए सी के बदले में मैं लिख सकता हूं ए टू बी प्लस बी टू सी, तभी जाके ए सी आएगा ना। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे गिवन है। इसके बाद देखो इक्वल टू बी टी को कैसे लिख सकता हूं, बी टू सी प्लस सी टू डी, तभी जाके बी टी मिलेगा ना। ये बी टी कैसे बना है, सी टू डी प्लस बी टू सी मिलाने पर बी डी मिला है। तो यहां पे लिख सकता हूं बी टू सी प्लस बी टू डी। ओके, तो इस वाले बीसी को इस साइड में ले आओ, ए बी प्लस बी सी, ये प्लस बी सी इस तरफ चला आएगा तो माइनस बी सी इक्वल टू बी डी। तो लो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए बी इक्वल टू बी डी यहां पे प्रूव हो गया। लो जो उसने दिया था, अरे सॉरी, मैंने यहां पे गलती से बी टू सी और सी टू डी लिखना था, मैंने बी डी लिख दिया। यहां पे सी होगा, फिर यहां पर भी सी होगा और यहां पर भी सी होगा, क्योंकि देखो यहां पे बी डी कैसे निकलता है, बी सी प्लस सी डी। तो देखो बी डी कैसे निकलता है, बी सी प्लस सी डी। देखो बी सी प्लस सी डी, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा और ये प्लस बी सी इस तरफ आके माइनस हो गया, तो दोनों यहां पे कैंसिल हो गए और एंड में हमें मिल गया ए बी इक्वल टू सी डी। देखा कितना सिंपल था। अच्छा, अब चलते हैं हमारे नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 7 में इसने क्या कहा है, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth। लेकिन नोट करना है यहाँ पे कि दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी कि इसने बस सिंपल से पूछा है कि हमने यूक्लिड्स के जो एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़े थे, ओके, उसमें से जो फिफ्थ नंबर वाला एक्सियम है, ओके, जो फिफ्थ नंबर वाला एक्सियम है वो क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, इसको हमें बताना है, वो क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, लेकिन उसने यहां पे कहा है नोट करो कि वो फिफ्थ नंबर वाले एक्सियम की बात कर रहा है, फिफ्थ नंबर वाले पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से पहले देख लो, नहीं तो इनको समझने में दिक्कत आएगी। ओके, वहां पे मैंने पोस्टुलेट और एक्सियम कैसे अलग अलग हैं और उनके सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो उसको जल्द से जल्द जाके देख लो। ओके, तो देखो एक्सियम 5 को क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। सबसे पहले मैं एक्सियम 5 होता क्या है यहां पे लिख देता हूं। देखो एक्सियम 5 में कहा था उसने द होल इज द बिगर देन इट्स part, yeah, bigger than its part, and it is bigger than its part for everything in the world, hence it is यूनिवर्सल ट्रूथ। फिक्र मत करो, अभी मैं इसको समझाऊंगा। एक्सियम 5 में उसने कहा था द होल इज द बिगर देन इट्स पार्ट फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कोई भी चीज हो तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी चीज हो, ये जो पूरा का पूरा होल देख रहे हो ये वाला इसके खुद के किसी एक पार्ट से, इसके खुद के किसी एक पार्ट से ये बड़ा होगा। इसको मैंने एक्सियम 5 में समझाया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। यानी कि इसने कहा है
एक्सियम 5 में उसने हमें समझाया है चाहे वर्ल्ड में कोई भी चीज तुम ले लो, ओके, जैसे कि चाहे मैं ये स्क्वायर ले लूं, ओके, इस वाले स्क्वायर का एक छोटा सा पार्ट अगर मैं यहां बाहर रखता हूं तो देखो हमेशा ये जो होल वाला पार्ट है ये हमेशा बिगर रहता है। अगर इस सर्कल का छोटा सा पार्ट मैं बाहर रखता हूं तो देखो इसका यानी कि ये होल वाला पार्ट ही हमेशा बड़ा रहेगा और ये छोटा पार्ट हमेशा स्मॉल ही रहता है। इस चीज को हमने यूनिवर्सल ट्रूथ पहले से ही मान रखा है एक्सियम 5 में, जो कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बता दिया। बस तुम्हें यहाँ पे इतना ही करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ओके। तो उसने जो एक्सियम 5 के बारे में बात किया था उसको मैंने लिख दिया और उसको मैंने यहाँ पे समझा भी दिया। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट रहता तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, ओके। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब एक नेक्स्ट वाले न्यू से वीडियो में मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले चैप्टर को लेके, ओके। तो चलो बाय बाय।